Assalamu alaikum everyone. So we are live with another very informative webinar on autism awareness. We are conducting these seminars in April 2025. So we have our honored guest today, जिनके बारे में कहना चाहिए कि इनका तारुफ जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है. We have Dr. Farheen Naz Anis. She is an assistant professor at Rifa International University, Lahore campus, and she is PhD in speech language pathology. She has done her PhD from Malaysia. She is also IBCCS, which is Board Certified Cognitive Specialist. IBC CES also, Mahir Accredited Hearing Impaired Rehabilitator. This is also from Malaysia. She is ADOS trained, ADOS 2 trained as well from UK. She is a researcher and author and CEO of Tertib Rehabilitation. Assalamu alaikum. We warmly welcome you, Dr. Fareen. Walaikum assalam. Thank you so much. Thank you so much for this introduction, and I'm really humble for that. Thank you. Really मतलब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला. आई नो क्लासेस हो रही होती हैं और उसमें से भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला. तो मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हुए थे. पहले हम हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पार्टिसिपेंट से भी क्वेश्चंस ले लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमिनार. सो सबसे पहले तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप इस फील्ड में किस तरह से आई. टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, योर इंट्रोडक्शन, योर वर्क एंड हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड. Okay, this is actually a very touchy question actually. I am really, मैं जब इस फील्ड में आई, ये एक बिल्कुल पर्सनल जर्नी है. When some of you definitely know कि I am the mother of two differently abled adults, mashallah say now, or they are mainstream, they are able to do many things by their own, alhamdulillah. अगर मैं ये कहूँ कि वाकई बहुत पर्सनल जर्नी थी, बहुत कुछ मैंने अपने बच्चों से सीखा, सब्र करना सीखा, रिजिलियंस सीखी, एंड आई लर्न के हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज. And communication is not just the verbal communication. Communication is the gesture. Communication is the connection actually. और वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मुझे इट वाज बैक इन 2007-8 की बात है, जब मैं कैलिफोर्निया से ऑनलाइन सेशन लिया करती थी अपने बच्चों के लिए. आई वाज एट दैट टाइम इन मलेशिया. So one of the speech therapists who told me back then that Fiza will not able to talk anymore because she is 5 years old now. So अब आप जो है other mode of communication पे focus करें. And that was the time जब मैंने other mode of communication पे focus करने के बजाय MSSLP पे फोकस किया. And I took the admission in Karachi University. मैं वापस आई कराची, मैंने एडमिशन लिया, 2 साल में वहां पे रही, अपने बच्चों को स्कूल में करवाया, एंड विद इन 6 months ऑफ टाइम माशाल्लाह से फिजा इज एबल टू टॉक. और चूंकि जो इन बिटवीन हमारी जर्नी थी वो काफी कनेक्टेड रही. एज आई टोल्ड कि मैं वहाँ यूएसए से सेशन ले रही थी, मलेशिया में भी सेशंस हो रहे थे हमारे. तो यस इट इज रियली डिफिकल्ट, लेकिन वो माशाल्लाह से फिजा ने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया. एंड एट दैट टाइम उसकी जो रीडिंग एज थी माशाल्लाह से वो इट वाज मोर देन हर एज. एंड देन बट फॉर बिलाल, फॉर माय सन, द थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट. उसकी उसकी एक्चुअली एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा थी एंड इट वाज चैलेंजिंग थी. So I completed my master's. Then I was trying to communicate with Bilal, but Bilal के साथ connection build नहीं होता था मेरा. Then I came back to Malaysia. I start my PhD in UKM, and then I start further working on him
आहिस्ता आहिस्ता with my research, with my journey and with my clinical, I learned कि मुझे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ चेंज करने की जरूरत है। और माशाल्लाह से बिलाल जो है उसका कनेक्शन मेरे साथ सिर्फ बिल्ड होने में 10 साल लग गए। एंड देन वेयर ही ज्वाइन मी, उसकी वोकैबलरी बिल्ड होना, उसकी कम्युनिकेशन का बिल्ड होना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बिहेवियर्स का सेटल्ड होना, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन, उसकी रेगुलेशंस, वो सारी चीजें बिलाल taught me a lot. And obviously he is the reason when I am here sitting in front of you and talking on this sensitive topic. So after that, फिर बस जब जर्नी शुरू हुई तो हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई फील के जो कुछ मैंने सीखा है उसको सिर्फ बिकॉज एज इफ आई से कि पाकिस्तान लिव विद इन मी इज नॉट रॉन्ग। मैं पाकिस्तान में नहीं थी, बट यस आई एम रियली कनेक्टेड विद द पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे जब से जानते हैं 2012 से और 13-14 से। आई थिंक आलिया हम लोग भी बहुत पहले किसी ग्रुप में ही मिले थे, राइट? और फिर जी बिल्कुल बिल्कुल। और तब आपका आपने भी अपनी जर्नी। हाँ। मैं हमेशा सोच के हैरान होती हूँ कि कितना माशाल्लाह आपके बेटे ने अचीव किया, ओ लेवल किया, ए लेवल किया, और विच इज ट्रूली आउटस्टैंडिंग। यानी जितना जिस लेवल तक ना सिर्फ आप अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंची बल्कि बच्चे को भी पहुंचाया। और यही बात इम्पोर्टेंट है कि जो बीइंग अ पेरेंट आप कर सकती हैं और मदर्स, वो खाली थेरेपिस्ट नहीं कर सकते। हालांकि बहुत अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन जिस तरह की डेडिकेशन मदर्स शो कर सकती हैं और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ काम कर सकती हैं, तो वो कोई भी नहीं कर सकता। उसके साथ ही आपके बिल्कुल बच्चे अंदर। ऐसा ठीक है, ही है, ऐसा ही। एंड देन एक्सेलेंट। बस फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। एंड 3 साल भी वी आर वर्किंग फ्रॉम 2016 ऑनलाइन। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हुए जब थेरेपीज खत्म हो गई थी, जब हम कनेक्टेड रहे पेरेंट्स से। एंड देन इसी तरह से बस ये जर्नी आगे चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेलेंट, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर फ़हीम, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, आधी नॉलेज होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो हमने कुछ बेसिक से भी तैयार किए और कुछ थोड़े से नई चीज़ें भी पूछने के लिए तैयार की हैं। सो सबसे पहले मैं बेसिक सा क्वेश्चन ये करूँगी कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी क्या चीज़ होती है, और ये स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ताकि अगर कोई बनना चाहे तो उसको क्या लेना चाहिए क्वालिफिकेशन, और अगर कोई थेरेपिस्ट ढूंढ रहा है तो वो क्या क्वालिफिकेशन ढूंढे। अच्छा जी, देखें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक्चुअली नाउ पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएस लेवल पे भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी ऑफर कर रही हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट है जिससे आप बीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इफ यू आर लाइक फॉर मी, आई वाज ऑलरेडी मास्टर्स, इन फैक्ट आई एम फिल इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, सो आई टुक एडमिशन इन एमएस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह के प्रोग्राम रन कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड कर रही हैं। इट्स नॉट इन द पाकिस्तान बट के वर्ल्ड वाइड ये है अभी तक, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज न्यू। तो हमारे यहाँ स्विचिंग बहुत है कि साइकोलॉजी से, स्पेशल एजुकेशन से लोग और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस फील्ड में आते हैं एंड देन दे परस्यू देयर डिग्री। तो आप अगर मास्टर्स हैं और आपका मास्टर्स किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन। फिर बहुत सारे लोग पीजीटी करके भी मास्टर्स करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट ट्रैक्स। अगर हम वैसे पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट देखें तो लाइसेंसिंग एज सच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द थेरेपिस्ट कि आप अपनी एसोसिएशन के साथ अटैच हो। दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड अगर आपको अपने आप को बाहर रिकग्नाइज करवाना है। अब जैसे आई एम रिकग्नाइज इन मलेशिया एज अ प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट और practicing SLP in USA as an international affiliate। तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने मुल्क में ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी एसोसिएशन से अटैच्ड हैं, आपका लाइसेंस नंबर है, देन दे प्रोसीड।
अगर आप ओवरसीज काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है, आशा की अलग रिक्वायरमेंट है, अमेरिकन एसोसिएशन की और डिफरेंट एसोसिएशंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। दैट्स दैट इज व्हाट द पाथवे इज। सही। तो यानी कि इसमें मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि एक तो पीजीटी भी होता है, तो क्या पेरेंट्स को पीजीटी थेरेपिस्ट के पास भी जाना चाहिए? इज इट एज गुड या हायर क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए? देखिए, पीजीटी आर द वन हु वर्क एज एन एसएलपी असिस्टेंट। अगर सही। आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की वेबसाइट्स देखें और डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखें तो देयर इज अ स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर ईच असेसमेंट। एवरीवन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग। इवन बीएस थेरेपिस्ट जो होंगे, चाहे वो स्पीच के हों चाहे वो ओटी के हों, दे आर जस्ट केपेबल ऑफ डूइंग सर्टन असेसमेंट। फिर उससे ऊपर के लेवल की सिर्फ एमएस थेरेपिस्ट कर सकते हैं। फिर एक और लेवल होता है असेसमेंट की, जो कि एमएस के साथ एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है। और फिर कुछ असेसमेंट होती है जो पीएचडी लेवल के थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद द पीजीडी, मेक श्योर कि वो सुपरवाइज्ड हो आप वर्किंग। कोई एसएलपी, एमएस एसएलपी उसको सुपरवाइज कर रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक और, मैं क्योंकि क्लासेस भी लेती हूँ और उसमें हम वर्बल बिहेवियर पढ़ाते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर। वर्बल बिहेवियर बेसिकली लैंग्वेज को एज अ बिहेवियर कंसिडर करके, और फिर उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। यानी आप उसको रीइंफोर्स करें, पनिश करें, एंड जस्ट एज अ बिहेवियर लैंग्वेज को भी ट्रीट किया जाता है। सो यहाँ पे मुझे हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबीएस वर्बल बिहेवियर, जिसमें स्पीच भी आ जाती है, कम्युनिकेशन भी आ जाती है, एंड स्पीच थेरेपी। इनकी अप्रोचेस में, दोनों में क्या फर्क है? ये मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे रोल आता है ऐसे सेंटर्स का जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही होती है। एंड लेट मी एक्सप्लेन फर्दर कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, एक एसएलपी इज ट्रेन्ड फॉर द कम्युनिकेशन। वो समझिए आप एक स्पेशलिस्ट है लिंग्विस्टिक का, कम्युनिकेशन का, उसकी रिक्वायरमेंट का, उसकी नीड्स का, एंड हाउ टू बिल्ड मल्टी लेयर कम्युनिकेशन डिमांड्स एंड नीड्स, और किस तरह से आपने बच्चे को सिखाना है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म देखें, जैसे आपने कहा कि एक बिहेवियर थेरेपिस्ट रीइंफोर्समेंट और ऑपरेंट बिहेवियर के तहत आप लोग वर्बल बिहेवियर और इंट्रावर्बल स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को। और एक स्पीच थेरेपी, मुझे हमेशा से ये लगता है कि स्पीच थेरेपी इज वेयर वी नीड टू कनेक्ट द चाइल्ड। एक नेचुरलिस्टिक वे में उसमें काम होता है। स्पीच थेरेपी बेसिकली इज अ चाइल्ड लेड थेरेपी, जहां हम बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं। सो बच्चा एंड थेरेपिस्ट इज ऑन द सेम स्पेस, सेम पेस ऑफ माइंड। सो जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वो अल्टीमेटली मीनिंगफुल हो जाती है। एंड देन फंक्शनल लैंग्वेज की तरफ हम जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का रोल देखें तो एक स्पीच थेरेपिस्ट है जो नेचुरल वे में लैंग्वेज को लेके चलता है, और एक एबीए थेरेपिस्ट या एक बीसीबीए जो है वो उसको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की शक्ल देता है। तो एक जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही होती है ना बच्चे के साथ, तो बच्चे की बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, ब्लैंड और बहुत अच्छी लर्निंग हो रही होती है कि एक नेचुरलिस्टिक उसमें उसमें फंक्शनल लैंग्वेज आ रही होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है और वो मॉडल हो रही होती है एबीए के थ्रू। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो इस किस्म के सेंटर्स में जा रहे होते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, उनमें फंक्शनल लैंग्वेज जल्दी आ जाती है एज कंपेयर टू बहुत सारे बच्चे जो मुझे अपनी यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिस में देखने में मिलते हैं कि गेस्टॉल्ट होते हैं। दे जस्ट केम इन विद द thousands of vocabulary yet not making sentence. सही, एग्जैक्टली। यानी कि स्पेशलाइज्ड अप्रोच और फुली कंसंट्रेटेड, और वही बात आपकी बिल्कुल सही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और जिसमें आपके बिहेवियर्स भी आ जाते हैं और स्पीच भी आ जाती है।
और बिल्कुल। आई पर्सनली फील कि आई थिंक टंग रोलिंग और कुछ इस तरह के मसल्स पे काम करना ये बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खास तौर पे व्हेन क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच और लैंग्वेज से बियॉन्ड देख रहे होते हैं, दे आर लुकिंग एट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्लानिंग, मोटर प्लानिंग, कि बच्चा जो है वो आर्टिकुलेटर को प्लान कर रहा है आर्टिकुलेशन को, तो किस तरह प्लान कर रहा है। फिर सोर्स ऑफ आर्टिकुलेशन जो आपके लंग्स है, फोनेशन है, वो किस तरह की है। इसी तरह से बच्चों की स्वेलोइंग और उसको देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। सो मेरे ख्याल से अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ और उसकी लर्निंग जो है ना, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, जबरदस्त, दैट क्लैरिफाइड अ लॉट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि लैंग्वेज कुछ बच्चों में बहुत मुश्किल होती है डेवलप होना, यानी कि जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, नॉन वोकल बच्चे हैं, आप कुछ भी कर लें, आप उनके मुंह से फूंक नहीं निकलवा सकते। जबरदस्ती में किसी के एयरवेज से किस तरह से हवा निकलवाऊंगी। तो जी इस तरह के नॉन वर्बल या मिनिमल वर्बल जो कि बिल्कुल ही नहीं बोल रहे बच्चे, उनकी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं फ्रॉम एसएलपी एंड एबीए कोलैबोरेशन, इसकी ऊपर आप अच्छा कुछ ठीक है। फॉर मी द कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, इट्स नॉट द वर्बल, इट्स क्योंकि कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरली वर्बल। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 4 साढ़े 4 साल का है और वो नहीं बोल रहा, एंड डोंट एवर थिंक कि अगर बच्चे को हम कोई ऑल्टरनेटिव वे देंगे कम्युनिकेशन का तो वो वर्बल नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर thousands एंड thousands ऑफ एग्जाम्पल जहां हम बच्चे को ऑल्टरनेटिव वे से वर्बल बिहेवियर पे ला सकते हैं, एंड बिलाल इज वन ऑफ देम। कि जहां उसकी कम्युनिकेशन, जहां उसकी लर्निंग, इवन जहां उसकी स्पेलिंग और वोकेबलरी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। Even I work on his phonological awareness when he is not verbal. So आप उसको alternative ways दे सकते हैं। आप AACs, there are lot of apps, low tech वो भी है, टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, उस पे हम काम कर सकते हैं। एप्स हैं बहुत सारी, उसके साथ हम उनको कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। पैक्ट है कि पिक्चर एक्सचेंज मेथड से उसको कम्युनिकेशन से सिखा सकते हैं। देन स्लोली वी नीड टू वर्क ऑन द प्लानिंग। देखिए अब वही वाली बात ना कि हम बच्चे से भूख नहीं निकलवा सकते उस वक्त जब उसके मसल्स, जब उसकी मोटर प्लानिंग नहीं हो रही। वी नीड टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट। तो फिर डेफिनेटली अब उस पे वर्क करते करते वी कैन नॉट डिले द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द वन एंड ओनली सोर्स टू कनेक्ट। अब वो चाहे वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, वी नीड टू कनेक्ट फर्स्ट। कनेक्ट फर्स्ट, एग्जैक्टली। तो यही बात है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि एसएलपी जो है वो 6 महीने में मतलब उन्होंने आवाज नहीं निकलवाई, लेकिन अब वो पैक्स और एस की तरफ आ गए। इसका मतलब है कि मेरा बच्चा बोलेगा ही नहीं फिर, एंड दे गेट वेरी डिप्रेस्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बिलीफ जो कि शायद मुझ में भी थी जब मैं पेरेंट थी, जब मैं सिर्फ पेरेंट थी। आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम साइन लैंग्वेज पे काम करें या कोई इस तरह का टोटल कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो शायद बच्चा नहीं बोल पाएगा। देन ही इज सो यूज टू फॉर दिस कि वो नहीं बोलेगा। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन या लिसनिंग स्किल्स का डेवलप होना इज समथिंग जिससे आपकी कम्युनिकेशन आ रही है, जिससे आप वर्बल हो रहे होते हैं। तो अगर बच्चा सुन पा रहा है, सुन पाने में सिर्फ हेयरिंग का रोल नहीं है, सुन पाने में उसकी प्रोसेसिंग का भी रोल है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग वो कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो उसके साथ प्लानिंग भी करेगा। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर वो कर पा रहा है तो वो वर्बल भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपसे ये पूछना था कि कुछ बिल्कुल ही क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल उनके लिए अवेयरनेस सेशन, ये कुछ बिल्कुल यंग छोटे छोटे से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स होंगे जिनके लिए सब कुछ न्यू ही है। तो ये मैं उनके लिए पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई फंक्शनिंग एंड लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और फिर इनकी लैंग्वेज के पैटर्न्स में क्या फर्क होता है दोनों के।
अच्छा देखिए, जो हमारा DSM-5 का जो रिवीजन है 2013 वाला, और उसके बाद जो TR आया 15-16 में, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑटिज्म इज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, social communication disorder. So if we talk about the high functioning बच्चे वो होते हैं जो वर्बल हो जाते हैं, जो कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं और उनकी कम्युनिकेशन मीनिंगफुल भी होती है, बट yet they have दिस सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उनकी सोशल पैराग्मेटिक स्किल्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहती हैं, जिनको सपोर्ट करने की जरूरत होती है। अब जब वो बच्चे स्ट्रक्चर्ड सेशंस में, और सेशंस उनकी मॉडलिंग, वीडियो मॉडलिंग और ये सारा कुछ हो रहा होता है, तो दे लर्न अ लॉट, और वो उसको काफी हद तक कोप करना भी सीख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे वो बच्चे होते हैं जो लेवल 2 और 3 के होते हैं, जिनको हमेशा सपोर्ट चाहिए, एंड देन सपोर्ट भी। अब ऑटिज्म इज जस्ट लाइक एनी अदर डिसऑर्डर, कि एक इंडिविजुअल एज अ होल होता है। अब उसमें अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कि मेडिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, कई तरह की हो सकती है, इम्यूनिटी रिलेटेड हो सकती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं, वो भी अगर को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनको टारगेट करना, उनको हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारे लेवल 2 और लेवल 3 के बच्चे होते हैं, वो वर्बल हो जाते हैं किसी ना किसी स्टेज पे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज रहती है। लेकिन फिर भी जो हमारी, मेरा ख्याल से जो परसेंटेज है वो कुछ 55 to 57% ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, जो एडल्टहुड में भी नॉन वर्बल। तो हेयर इज द रोल, आपकी मोटर प्लानिंग किस तरह की है, क्योंकि न्यूरो डाइवर्जन इज अ रियली बिग टर्मिनोलॉजी। हम इसको यूज तो करते हैं, बट वी इन रियलिटी वी डोंट नो कि कितना और कहाँ क्या डाइवर्जन है। क्योंकि अगर Yes, उस लिहाज से exactly. देखें, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन उस लेवल की नहीं है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड के न्यूरोलॉजी किस तरह से है, Yes, हाउ ब्रेन। exactly. कुछ कुछ इतने इस तरह के केसेस देखने में आए हैं कि उनकी कम्युनिकेशन डिले होता ही नहीं, लेकिन ऑटिस्टिक फीचर्स सारे होते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जितना मर्जी है उनके साथ काम कर ले, लेकिन वो नॉन वोकल नॉन वर्बली रहते हैं, और बीच में कुछ इनके दरमियान आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात और देखी है, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी अभी एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, वो ये कि पहले नॉन वोकल बच्चों की तादाद 50% के अराउंड थी, लेकिन अब ड्यू टू आई थिंक इम्प्रूवमेंट इन अवेयरनेस और थेरेपीज जो अर्ली इंटरवेंशन हो गई है, जिसके बाद से अब जो परसेंटेज है नॉन वोकल्स की वो 30% है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बावजूद थेरेपी करवाने के, इंटेंसिव थेरेपी करवाने के, फिर भी 30% तादाद इस तरह की है कि वो नॉन वोकल ही रहते हैं। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स जो है इम्प्रूव हुए हैं ड्यू टू थेरेपीज, यानी कि बहुत सारे बच्चे एक्सपोजर की वजह से और थेरेपीज की वजह से इम्प्रूव भी कर जाते हैं। तो जी इट्स अ विन विन जी, सिचुएशन इन बिल्कुल एनी ऐसा ही। केस। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ओके, डॉक्टर फरहीन, एक चीज और मुझे बड़ा क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि व्हाट इज गेस्टॉल्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसर और लैंग्वेज प्रोसेसर, ये क्या चीज है, और इसमें किस किस्म की कम्युनिकेशन के सिम्टम्स हम देखते हैं? अच्छा, गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये मैक ब्लैंड का मतलब, अगर मैं कहूँ कि न्यू है तो इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी 12 ही साल पहले की बात है जब उन्होंने इस फिनोमेना को इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी बुक लिखी नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग पे। तो इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि सब बच्चे जो, कुछ बच्चे जो है ना, वो सुप्रा सेगमेंटल को बहुत जल्दी पिक करते हैं। सुप्रा सेगमेंटल की प्रोसेसिंग, यानी जो टोन्स हैं, जो स्ट्रेस हैं, उनको पिक कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, आपके आपके भी जरूर एक्सपीरियंस होगा कि क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्टाइल में, यूट्यूब के स्टाइल में उनकी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। दे आर द वन जो सुप्रा सेगमेंटल को पिक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब गेस्टॉल्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन से। इस किस तरह से नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन या जो टिपिकल लैंग्वेज एक्विजिशन है, उसमें ये होता है कि बच्चा सीखता तो इसी प्रोसेस के थ्रू है, कि वो पहले तो
याद करता है वो सेंटेंस, वो वर्ड, लेकिन वो वर्ड और उसके लैंग्वेज की चंक्स जो है ना वो बहुत जल्दी उसके लिए मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन गेस्टॉल्ट में क्या होता है, बच्चा उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, बट उसकी चूंकि अपनी लर्निंग स्किल्स डिले होती हैं, तो वो एज अ चंक ही यूज कर रहा होता है उस लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो एक्वलेलिया की एक एक अहमियत आ जाती है स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रेफरेंस से। अब मैं डेफिनेटली इसको एसएलपी के लेंस से ही इस पे बात करूंगी कि जब बच्चा गेस्टॉल्ट होता है, वो एक्वलेलिक हो रहा होता है, वो रिपीट कर रहा है, चाहे वो डिलेड है या इमीडिएट बेस पे है, तो व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, ही इज लर्निंग द प्रोसेसिंग। वो अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहा है उसकी मोटर प्लानिंग के लिए, वो अपने ब्रेन को अपनी वॉइस से अपने ईयर्स को ट्रेन कर रहा है ऑडिटरी फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। दैट्स व्हाई ही इज रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। मैं और आप, मतलब जब हमने बचपन में लर्न किया होगा, हमने भी रिपीट किया होगा किसी चीज को किसी वक्त, या हमारे अपने जो टिपिकल बच्चे होते हैं वो भी रिपीट करते हैं, बट दे पास दिस स्टेज लेस देन 24 आवर्स टाइम, कि वो एक दो दफा तीन दफा एक दिन उन्होंने रिपीट किया, कोई भी बॉदर नहीं करता उसको, और वो फिर उसको लैंग्वेज को मीनिंगफुली यूज करने लगते हैं। लेकिन गेस्टॉल्ट में क्या होता है, बच्चा एक्वलेलिक होता है, वो पहले फ्रेज को सीखता है, फिर वो मिटिगेटेड स्टेज पे जाता है जहां वो दो फ्रेजेस के चंक्स लेकर, जो स्टिल एक से दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, उनको जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस कह लें उसको बनाता है, लेकिन वो स्टिल इट्स नॉट हैज एनी मीनिंग फॉर यू एंड मी, अगर हम उसको वैसे सुन रहे हो, अनटिल एंड अनलेस कि हम उसको उसकी, या तो हो सकता है कि जैसे आई वॉज लुकिंग वन चाइल्ड के वो क्या मूवी का उसने सी वो लिया हुआ था, इट वॉज फन टू फ्लाई, और वो कर रहा था कि स्विमिंग करते हुए, इट वॉज फन टू फ्लाई, इट्स फन टू फ्लाई, कंटिन्यूअसली उसका यही सेंटेंस था। यानी कि ही इज सेइंग कि इट इज फन, कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ और उसको मजा आ रहा है, लेकिन उस मजे को वो फ्लाइंग के साथ जोड़ रहा है क्योंकि उसने सुना हुआ ये सेंटेंस, तो वो जनरेटिव नहीं हो रही लैंग्वेज। फिर मिटिगेटेड के बाद फिर चाइल्ड लाइक एरर लैंग्वेज आती है थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे थोड़ी बेहतर होती है, फिर एक्सटेंड, फिर ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज सिक्स स्टेज पे जाके आती है इसमें। Wow, this is like so mind blowing कि किस तरह से इंसान का जहन काम करता है डिफरेंट वे में। और जो कहते हैं ना, पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा वोकल स्टीरियोटाइपी बहुत कर रहा है, फालतू की बातें बहुत कर रहा है, वो एक्चुअली ये प्रोसेसर में अपने चला के और कुछ मिक्स अप करके मैश अप करके कुछ अपने आप को तैयार यस, कर रहा होता है। एग्जैक्टली। जबरदस्त, एक्सीलेंट। ओके डॉक्टर फरीन, अब सब लोगों के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप कुछ हमें ये बताइए, इजी टू डू एट होम एक्टिविटीज, यानी कि जो पेरेंट्स थेरेपीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या करवाते हैं लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं घर पे, तो वो ऐसी क्या एक्टिविटीज करें रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जिससे लैंग्वेज प्रमोट हो बच्चों की। सबसे सबसे पहले और सबसे आसान, और मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि घर में ना आप स्ट्रक्चर सेशन ना करें, लेट थेरेपिस्ट डू इट, अनटिल एंड अनलेस कि आप बच्चे की एकेडमिक्स पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो वो कर रहा है उसको वहीं पे ज्वाइन करें, ज्वाइन योर चाइल्ड एट द सेम पेस। अगर वो नीचे लेट के गाड़ी चला रहा है, या आमतौर पे आपने देखा होगा छोटे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो चीजों को लाइन अप करके उसके साथ लेटे हुए होते हैं, जस्ट लाई डाउन देयर और वहां पे आप उससे बात करें। डो नो नीड कि आप उससे कहें कि मेरे साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो और इधर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये राउंड है, ये व्हील है, ये है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जस्ट गिव द वर्ड टू हिज थॉट। वो जो कर रहा है ना, वो अगर कार हाथ में लेके उसको घुमा रहा है उसके व्हील को, तो जस्ट यू कैन से व्हील गोस राउंड एंड राउंड, स्पिन कर रहे हैं हम, स्पिन स्पिन। आप उसको वर्ड दें जो वो कर रहा है, फिर उसके साथ ड्राइंग करना ना बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट। और जो अक्सर पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो उनको लगता है कि बच्चा चूंकि आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा तो शायद वो इस वजह से नहीं बोल पा रहा, तो पहले वो आई कांटेक्ट
मेंटेन करेगा। हालांकि आई नो अब एबीए का भी कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है। मैंने देखा है एबीए थेरेपिस्ट इज आल्सो नॉट इंसिस्टिंग ऑन आई कांटेक्ट, कि आप आई कांटेक्ट उस तरह से नहीं मेंटेन करें। लेकिन अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो, उनको यही लगता है कि चूंकि बच्चा लिप्स को नहीं देख रहा तो वो नहीं बोल पा रहा है। आई कांटेक्ट मेंटेन करने की बजाय अगर हम उसकी अटेंशन को ज्वाइन करें, ज्वाइन अटेंशन इज द मोर अप्रोप्रिएट फिनोमेनन, कि जहां वो अपना जो काम कर रहा है उसमें बिजी रहे और अपने कान आपकी तरफ लगे, एंड येट ही इज वर्किंग विद हिज वर्क सबसे। और इसके साथ जब आप बजाय इसके कि हम अपने बच्चों से क्वेश्चन करें कि ये क्या है, उसको स्टेटमेंट दें। हम जब थेरेपीज भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट इंक्लूडिंग इन दिस, कि वो शायद बच्चे को ना स्टेटमेंट कराना भूल जाती है। व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस पे आ जाती, या फिर हम ये कर रहे होते हैं कि ये दे दो, ये चाहिए। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है। जस्ट सेइंग कि दिस इज गुड, चाहिए और दे दो तो एक नीड है, वो तो आएगी बच्चे में। लेकिन स्टेटमेंट देना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं किसी चीज का पे स्टेटमेंट या कोई कम्युनिकेट करती हूँ आपसे किसी स्टेटमेंट में, तो मैं अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। एंड देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसके स्टेटमेंट, इसके रिप्लाई में क्या कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात की आपने, जिसमें जिसको एबीए में कहते हैं फॉलो द चाइल्ड्स मोटिवेशन। कुछ पेरेंट्स को यस, मैंने कहते हुए सुना है कि हमें हमने सुना है कि बस बुक्स लेके और पढ़ना शुरू कर दें, स्टोरी बुक्स ले लें, पढ़ना शुरू कर दें। तो एक्सपोजर देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका बच्चा मोटिवेटेड है बुक पढ़ने में, तब वो उसको फॉलो करेगा, वरना अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये एग्जैक्टली। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सब पेरेंट्स को बहुत ज्यादा, जिस पे मैं एम्फेसिस करूंगी पेरेंट्स के लिए, वेट। वेटिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसको एक कमांड दी, यू नेवर नो कि आपका बच्चा किस फेज में है, वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है या नहीं। आप उसको वही कमांड दोबारा रिपीट कर देन क्या हुआ कि अगर आप वेट करते तो शायद वो प्रोसेस कर लेता, शायद वो उस पर रिएक्ट करता, कोई एक्ट करता, आपको रिप्लाई करता। लेकिन चूंकि आपने उसको रिपीट कर दिया, उसकी प्रोसेसिंग नए सिरे से स्टार्ट। तो वेटिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग एनी कमांड। आप उससे कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, उसको एक कमांड दें, सिंपल वर्ड्स में दें, सिंपल, अपने वर्ड्स को सिंपल रखें, आसान, और अपनी नेटिव लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज योर नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज की प्रोसेसिंग जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आईक्यू बिल्डिंग। कोई भी बायलिंगुअल लैंग्वेज से नॉन नेटिव लैंग्वेज पहले लर्न करके हाई आईक्यू पे नहीं जा सकते। अच्छा, मसला ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो ऐसा है ना कि बायलिंगुअल होना जरूरी है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी होनी चाहिए, वरना अदरवाइज यू कैन नॉट गेट एजुकेटेड। नहीं, हम सब बायलिंगुअल है, इट्स फाइन टू बी बायलिंगुअल, बहुत सारी कंट्रीज हैं बायलिंगुअल। बट द मसला, जो हमारा मसला ये है ना, कि हम बच्चे को सिखाएंगे गिव मी कार्ड, क्यों? हम रूटीन में तो गिव मी कार्ड नहीं कह रहे ना, तो क्यों नहीं कि कार दे दो, कार रख दो, आओ बैठो। दिस इज, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से ना आप लैंग्वेज इनपुट के जो इंसिडेंटल लर्निंग की है उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, अगर बच्चे को आप नॉन नेटिव लैंग्वेज में ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, ये बात भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो आपकी रोजमर्रा की लैंग्वेज यूज हो रही है वहीं से ही आप स्टार्ट करें, एंड देन प्रोबेबली स्लोली प्रोग्रेस। अब क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे बच्चों पे बर्डन बहुत है एजुकेशन सिस्टम में। ओके डॉक्टर सही। फरीन, ये तो बहुत मेरे कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस थे आपके लिए और हमारे, अगर आपकी परमिशन हो तो हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, तो क्या हम ये भी ले जी लें? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ले लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, नूर हावर ने मैसेज किया हुआ है कि कैन वी स्विच फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इफ वी हैव गॉटन एमए इन अनदर फील्ड, यानी कि एक फील्ड से दूसरे में स्विच कर सकते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान में जी जी, पॉसिबल है? जी पाकिस्तान में पॉसिबल है, लेकिन देन अगेन आई एम
टेलिंग यू कि आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि होता ये है, एज एज जैसा आपने बताया कि मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो स्टूडेंट जब मैं देखती हूँ जब वो क्लासरूम में भी बैठे हैं, आप कम्युनिकेशन की क्लास में, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की क्लास में बैठे हैं, एंड देन यू आर गिविंग मी एक्सक्यूज कि मैडम मेरा बैकग्राउंड तो जो है स्पेशल एजुकेशन है ना, तो इसलिए मुझे इंटरनेशनल फोनेटिक्स नहीं समझ में आता। डोंट गिव दिस एक्सक्यूज। इफ यू आर स्विचिंग योर फील्ड, बी डेडिकेटेड। आप लर्न करें, बहुत सारी चीजें आपको बेसिक से खुद सीखनी पड़ेंगी। जबरदस्त। और इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जवेरिया सलीम ने पूछा है कि कैन वी डू एमएस एसएलपी आफ्टर बीएस साइकोलॉजी, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट बुक है? नहीं, कर सकते हैं, हम एडमिशन ले सकते हैं एमएस साइकोलॉजी से बीएस साइकोलॉजी के बाद एमएस साइकोलॉजी में। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अताउर रहमान ने पूछा है कि इज देयर एनी पैक्स प्रोग्राम अवेलेबल इन पाकिस्तान, पैक्स लर्न करने के लिए? जी, देयर इज। अभी पिछले दिनों भी लाहौर में एक सेंटर ने बुलाया था पैक के ऑनर्स को, रिफा यूनिवर्सिटी से भी 4 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए थे, गए थे और उन्होंने लर्न किया था। इसके अलावा काफी सारे स्पीच थेरेपिस्ट, अब जैसे जो हमारे हमारे यहाँ हमारी फैकल्टी में एक है थेरेपिस्ट, एंड शी इज ट्रेन्ड ऑन पैक। तो जब वो अपनी क्लास को ट्रेन करवाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो शी इज लाइक उनका प्रोजेक्ट ये होता है कि आप पैक का मैनुअल बनाएं। एक आप अपना मैनुअल बनाएं कि आप बच्चों के साथ किस चीज पे किस तरह से पिक्चर एक्सचेंज के थ्रू काम करेंगे। But let me clear one thing here, कि picture exchange method is not just to have a picture and exchange it. ये पूरी communication है, it is a language. एग्जैक्टली exactly. और आई थिंक अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो जी पैक्स में ले सकते हैं, जी। जो कि आपको प्लेटफॉर्म वगैरह मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप ले भी सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरा बेटा जो है, नैन तारा काफी कह रही, शी इज सेइंग दैट 5.5 इयर्स ओल्ड, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसका आई कांटेक्ट अच्छा है, बट नॉन वर्बल है। तो आई थिंक ये बता चुकी हैं ऑलरेडी डॉक्टर फरीन आप, कि अगर वो नॉन वर्बल है तो आप स्विच कर लें टुवर्ड्स अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। जी, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की तरफ स्विच करें। यूज द ऐप जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी कि जहां बच्चा सेंटेंस बनाएगा एंड देन टेक्स्ट से स्पीच खुद वो मोबाइल से, क्योंकि अब हमारी स्पीच रिकग्निशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। स्पीच साइंस ने काफी तरक्की की है पिछले 4 सालों में, तो यूज दैट टेक्नोलॉजी जो उसको वर्बल होने में भी मदद करेगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली देखिए, कम्युनिकेशन आना जरूरी है, चाहे वो वर्ड्स यूज कर रहा है या कोई इशारे से आपसे बात कर रहा है, बट ही इज कम्युनिकेटिंग, दैट इज यस। मोर। जबरदस्त। ओके, सोशल साइंस नूर खावर कहती है जर्नलिज्म बैकग्राउंड वांट टू स्विच योर साइड, ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आ जाए जी, आ जाए, साइकोलॉजी फील्ड में आ जाए, एसएलपी फील्ड में आ जाए, कोई मसला नहीं है। ओके, आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। ओके, आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज अभी हमारा टाइम भी काफी ऊपर हो गया है डॉक्टर फरीन के साथ, तो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आर देयर एनी अदर कंसर्न्स? अच्छा, when children मेरे are bilingual, can they learn both languages? Bilingual होना क्या beneficial है? बायलिंगुअल देखिए बहुत रिसर्च हुई है, इट वन ऑफ माय वेरी क्लोज एरिया ऑफ माय हार्ट के बायलिंगुअलिज्म किस तरह से हेल्प करता है लैंग्वेज लर्निंग। बायलिंगुअलिज्म इज द मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग, so if child is not struggling with the processing, तो डेफिनेटली बायलिंगुअलिज्म में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें शायद हम सब पाकिस्तानी बहुत कमजोर है, स्विचिंग जो है, कोड स्विचिंग। जब जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं इंग्लिश बीच में इतने आराम से इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ और वो आप लोगों की समझ भी आ जाती है। हम लोगों की ना कोड स्विचिंग इतनी अच्छी नहीं है।
अगर बायलिंगुअलिज्म के साथ कोड स्विचिंग अच्छी हो तो दैट मेक चाइल्ड एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। यानी कि अगर हम देखें, जैसे जैसे मलेशिया में दे आर मल्टीलिंगुअल, उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज मले है, दे हैव उनके पास फिर इबान होते हैं जो मलेशियन इबान है, फिर चाइनीज है जो कि कैंटोनीज और हॉकिन पता नहीं कौन कौन सी चाइनीज बोलते हैं, फिर तमिल है, सिख हैं जो पंजाबी बोलते हैं, एंड यट दे आर सो गुड इन कोड स्विचिंग कि वो 1 मिनट से एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे, and उनके बीच में कोई इंग्लिश का या किसी और लैंग्वेज का वर्ड नहीं। अच्छा, बाकी कोई चीज जैसे कहते हैं ना, अब हमारे यहाँ बायलिंगुअल से भी आगे चले गए, यानी कि अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि वो जैसे पंजाबी हो गई, पश्तो हो गई, तो आप 3 लैंग्वेज की बात करें, तो मेरा बेटा तो अब ऑलरेडी इंग्लिश बोलता है, तो मैं उसको क्या सिखाऊं, उर्दू सिखाऊं या पश्तो सिखाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन है। मेरा बेटा इस वक्त जो है इंग्लिश बोलता है, समझता है, ही कैन अंडरस्टैंड अरबिक, ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक अ बिट मले, और अब वो उर्दू सीख रहा है। और ना सिर्फ सीख रहा है बल्कि उसकी उर्दू राइटिंग, उर्दू रीडिंग पे भी उसका बहुत फोकस है। जबरदस्त, एक्सेलेंट। यहाँ पे मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि बस अब 7 साल का हो गया, इसके बाद लैंग्वेज नहीं सीख सकता, स्पीच नहीं सीख सकता, तो कब तक बच्चे लैंग्वेज सीख सकते हैं और स्पीकिंग सीख सकते हैं? कोई एज लिमिट है इसकी? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इनपुट, कि अगर अर्ली इंटरवेंशन हो रही है, ब्रेन की प्लास्टिसिटी पे काम हो रहा है तब से, एंड डेफिनेटली अगर 4-5 साल बच्चा थेरेपी सेंटर में जा रहा है तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि उसने कुछ भी नहीं सीखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ इनपुट चाहिए होगा। लैंग्वेज या वर्बल बिहेवियर को आने के लिए हमारी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, जैसे प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स। दीज आर 11 स्किल्स जो एक 11 महीने का बच्चा सीख लेता है जब वो 18 महीने में जाके वर्बल होता है। सो वो प्री रिक्विजिट किस तरह से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं या उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर उनमें से कोई मिसिंग है तो उस पर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स को उस तरह से नहीं एक्वायर कर रहे होते। फिर लैंग्वेज लर्निंग में फिर अगेन आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन की अपनी लैंग्वेज में। अगर बच्चे की आप कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसको लैंग्वेज आ रही है, एंड देन वो वर्बल हो सकता है विद द टाइम, जैसे कि बिलाल 10 साल की उम्र में वर्बल, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज कभी नहीं है। वी वर्क ऑन साइन लैंग्वेज, वी वर्क ऑन पिक्चर वोकैबुलरी, वी वर्क ऑन इवन टोटल कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, यानी कि अगर लर्निंग की एक बेसिक स्किल्स आप लोगों ने कर लिया उस पे काम, तो बहुत अच्छी बात है, फिर बच्चा किसी भी एज में सीख सकता है, जैसे मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, हमारी भी। अच्छा डॉक्टर फरीन, वुड यू लाइक टू टेक मोर क्वेश्चंस, और बस अब हम यहाँ पे एंड कर दें, क्योंकि काफी हमारा टाइम भी इसमें आपका ऊपर हो गया है, और मोस्ट डेफिनेटली कुछ पर्सनली जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, लाइक अपने बच्चे से रिलेटेड, मुझे पता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं, लेकिन उनका उस तरह से विदाउट असेसमेंट जवाब दिया नहीं जा सकता है, एक जिसे कहते हैं ना, Exactly. हाँ, हम्म। ओवरऑल जनरल सी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। हम जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये है कि आलिया और मैं, हम दोनों अवेलेबल होते हैं अपने अपने क्लिनिक्स पे, आप जरूर अपने पर्सनल क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं हम लोग से, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर फरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट लाइक इतनी नॉलेज शेयर की इतने थोड़े से वक्त में, और हमें टाइम दिया और अवेयरनेस के लिए काम किया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे, और इसी तरह आप सब लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आज के सेमिनार में अटेंड किया। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम लिंक्स भी हैं, बिहेवियरल सपोर्ट फॉर एक्सेप्शनल नीड, और मैं हूँ आलिया यासिर, आई एम अ BCA BA and IBA, और मेरे साथ ही डॉक्टर फरमीन, शी इज़ अ PhD in SLP।
Thank you so much, Dr. Fareen. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Take care, everyone. Allah Hafiz, everyone.